बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम बात करेंगे आज चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 3 साल के लिए वो चीफ़ जस्टिस रहेंगे और आज ओहदे का हल्फ उठाने के बाद जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो 2 बड़े जो है वो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, 2 बड़े फ़ैसले किए हैं। उनसे मुतल्लिक असद मलिक साहब से पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। असद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने के तकरीबन उनका रात 12 बजे तक उनका टाइम था और उनके जाने के तकरीबन 10-12 घंटे के बाद ही 2 मुतालबे जो है वो पूरे किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के। और जिस जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल बड़े सख्त अल्फाज में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ख़त लिखा, जिस पे हुकूमत भी, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर वो ख़त ना लिखते तो बेहतर होता। तो ये इस तरह की बातें, इसके बावजूद उनको कमेटी में वापस लाना, क्या पैगाम है ये 2 फैसलों का? क्यों ना लिखते जी खत वो मंसूर अली शाह भाई हुकूमत को। अब काजी फ़ैसल साहब को आपने इस्तेमाल कर लिया, वो चले गए, बस ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ कर गए। वो जजों का मामला है, वो आपस में करने दें। अब मसला ये आ रहा है कि प्लान ये था कि जी जूनियर जज को अपॉइंट किया जाएगा। अव्वल तो वो लेगा नहीं, तो फिर अमीनुद्दीन वो आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो अच्छा, ये प्लान था कि याह्या अफरीदी जो है देखिए वो तो अमीनुद्दीन खान को लगाए। इनको तो रिकंसिडरेशन का प्लान नहीं था। अच्छा, अगर याह्या अफरीदी इनकार कर देते तो दोबारा मंसूर और मुनीब साहब को नहीं देते। अच्छा, ये फिर आगे जाते। अच्छा, ये बिल्कुल तय था। ठीक है। और जब अना की लड़ाई हो ना किसी की तस्कीन के लिए हो, तो फिर मंसूर साहब के चांस भूल जाते। ठीक है, वो बड़ा मुश्किल था। तो फिर ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वो मुनीब साहब, याह्या अफरीदी साहब जो हैं, वो उनका पता था हमें कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, बाई बुक चलने वाले आदमी हैं। कई जगह एडवांटेज होगा हुकूमत को, कई जगह डिसएडवांटेज होगा, कई जगह और लोगों को एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा। अब बुक में इतनी तब्दीली आ गई है, जो बुक अब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में चेंज कर दी। जी जी। असल मसला ये है, उसने तो बेसिक स्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज किया। अब इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद याह्या अफरीदी साहब एक उनके नज़र में एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। वो चलेंगे, जब चलेंगे तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर रिज़ाइन कर देंगे। अच्छा, ये मुनीब का साहब का था कि ये रिज़ाइन कर देंगे, किधर रहेंगे। अच्छा, जज उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, जज बैठ गए। मंसूर अली शाह के हवाले से खबरें चलानी शुरू हो गई कि जी उन्होंने मशवरे शुरू कर दिए जी कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, हालांकि कोई रिजिग्नेशन का चांस नहीं। मशवरा ही नहीं हुआ, मशवरा वाली बात देखिए, बात मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं मालूम ना, हमें पता है कि क्या है। लेकिन अगर देखें मंसूर अली शाह अगर इन हालात में जाएंगे तो जिस तरह एजाजुल हसन पे क्रिटिसिज्म आया, उन पे भी आना है। ये कोई ज़ात का इशू नहीं है कि अगर वो डिस्टर्ब है, फैमिली डिस्टर्ब है, इशू इंस्टीट्यूशन का है। ठीक है, मसला ये नहीं है कि आप ज़ात को देखेंगे जी मेरी ज़ात इससे बड़ी डैमेज हुई है। आपके जाने से कितना फ़ायदा है और नुकसान कितना है, ये असल चीज़ देखनी। तो अब ये है कि मंसूर अली शाह वो उम्रे पे हैं और मुनीब अख्तर साहब आज आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मेरा सवाल और सुप्रीम कोर्ट आज यूनाइट नजर आई। जब जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर, बाकी भी जजेस थे, लेकिन ये 3 जो है वो ख़ास तौर पर इनके नाम लिए जा रहे थे। ये तीनों मौजूद नहीं थे कल जो है वो फुल कोर्ट का जो रेफरेंस था, अलविदाई रेफरेंस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। आज नए चीफ जस्टिस की आमद पर वो ईवान सदर मौजूद थे, क्या पैगाम है ये इसका? देखें, ईवान सदर जो मौजूद होना ये है कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइट है और याह्या अफरीदी साहब एक नॉन कंट्रोवर्शियल। मतलब आपको लगता है यूनाइट हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि होना चाहिए, और यूनिटी नहीं है तो किसी की इज्जत नहीं है, ना याह्या साहब की इज्जत है ना दूसरे की, किसी की इज्जत नहीं होगी। तो फिलहाल तो ये है कि याह्या साहब को अब पहले दिन ही वो कहेंगे जी ये होगा वो होगा, नहीं होना चाहिए। और हुकूमत को भी देखना चाहिए कि हुकूमत का जो मकसद है वो हल करे। अब अदलिया को दबा के क्या आपने करना है? चाहिए आपका मकसद है कि जी ठीक है इलेक्शन ना खुले, ये जज तंग ना करें, वो नहीं करेंगे, मतलब मे भी। लेकिन आप उनको इतना टीज कर रहे हैं, मजीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी, प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में तब्दीली आ रही है, ये चीज़ें मुनासिब। याह्या अफरीदी साहब ने ट्राकोटमी ऑफ पावर की कल बात की कि वो प्रिवेल करेगी, तो ये तो क्लियर मैसेज नहीं है प्रिवेल करने का। देखिए, वो ये भी तो हो सकता है ना कि ट्राकोटमी ऑफ पावर, अब हर बंदा अपना हम एग्जीक्यूटिव के मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि वो तो अब है ही नहीं मामला।
मामला ये है कि लेकिन एग्जीक्यूटिव जो हमारे मामलात में भी इंटरफेयर ना करे, लेकिन मतलब इतना ये भी है क्लियर ना? नहीं किया। लेकिन मेरी जो समझ है कि याहिया अफरीदी साहब एक्शन लेंगे, वो बोलेंगे, ठीक है, उनके एक्शन से ही चीज़ें पता चलेंगी। अब दो बड़े इकदाम तो हो गए, कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की। मंसूर अली शाह का मुतालबा क्या था? हाँ, वो मुतालबा था कि जी या फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए या फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, ठीक है, या फिर ये है कि वही कमेटी दोबारा बहाल हो, रिस्टोर हो। ठीक है, तो कमेटी रिस्टोर होगी, ठीक है। फुल कोर्ट मीटिंग मंडे को हमारे नहीं, वो जो कमेटी है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि मतलब ये एक बहस हो रही है कि वो तो कह रहे थे जी हम ऑर्डिनेंस को मानते ही नहीं है, तो फिर ऑर्डिनेंस के तहत ही उसने कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी है। बात ये है, मंसूर अली शाह साहब नहीं ना मानते, याहिया साहब की तो ये इशू नहीं है। दूसरी बात है कि लेजिस्लेशन तो है, इस तरह तो कई लोग कहेंगे जी हुकूमत ही ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अब लेजिस्लेशन का हिस्सा है ऑर्डिनेंस। जब तक कि वो को देखें, वो फुल कोर्ट मीटिंग सोमवार को होगी, साथ ही उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर दी कमेटी, ठीक है। अब मेरा ख्याल है वो रेलेवेंट इतनी नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, वो क्या होंगे, ठीक है। हुकूमत क्या चाह रही है, हुकूमत की नज़र वहाँ है, और वहाँ मैं अब देखना है कि क्या अब जैसे याहिया अफरीदी को क्या हुकूमत मुखालिफ होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा ना हो, चीफ प्रिजाइडिंग जज ना हो, ये असल मामला है। फुल कोर्ट में क्या क्या डिस्कस हो सकता है मुतवक्को तौर पर? एक तो ये ऑर्डिनेंस वाला मामला जो है वो जस्टिस मंसूर और मुरीब ने जो लेटर लिखे थे उसमें उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट बुलाएं, काजी फैसल साहब ने नहीं बुलाई, अब इन्होंने बुला ली है, तो एक मामला तो ये डिस्कस होगा। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, और इस पे क्या ऑर्डिनेंस के हवाले से भी कोई वो हो सकती है बादशाह या कोई क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? ये तो मे भी एजेंडा नंबर 1 हो, हाँ, और उसके लिए जो पिटीशन आई हुई है मे भी वो चैलेंज लगा दी जाए। पिटीशन आई हुई है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि 22 सितंबर को वो दायर हुई थी, फिर अर्ली हियरिंग भी डाली गई, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने नहीं लगाई। अब इनमें इन्होंने कहा जी हर सूबे का बंदा हो आईनी बेंचेस में, आईनी बेंच में। अब देखते हैं कि वो बेंच क्या होता है। मैं समझता हूँ एक फुल कोर्ट का क्याम ज़रूरी है आईनी बेंच के लिए। अच्छा, आप जज कैसे कह सकते हैं कि जी जो है वो कैसे कह सकती है हुकूमत कि जी ये फलां जज जो है कैटेगरी ए में आता है आईनी बेंच, और एक जो है ये नालायक है, ये दूसरों में आता है। अच्छा, और ये कैसे कह सकते हैं? अगर हुकूमत चूज करेगी तो ये इसका मतलब है वो हम ख्याल अपनी फोरम शॉपिंग कर रही है। ये अब मामला है कि देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेड कौन? हेड मैं तो समझता हूँ फुल कोर्ट हो, मामला ही खत्म हो, हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फुल कोर्ट वैसे आपको बनाते नजर आ रहे हैं? वो तो 5 से 7 या इस तरह। अब मसला ये है कि याहिया अफरीदी साहब को इस मामले में असर्ट करना होगा। सही है, ठीक है, उन्होंने आपका पैनल आपका चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी तरफ से चीफ जस्टिस उन्होंने मंसूर अली शाह के लिए जो असल पर्पस था कि काजी साहब को कंटिन्यू कराना, वो नहीं हुआ, तो मंसूर अली शाह को भी रस्ते। अब बेंचेस की कंपोजिशन में तो अगर आप नहीं हिलेंगे तो फिर छोड़ दें, फिर आप वाइस चांसलर लग जाएं। मसला ये है कि ये मामला है कि इसमें आप देखना है कि किस तरह। तो जुडिशल कमीशन में जो तादाद है, वोटिंग की तादाद है, उसमें हाँ ये मामला है, वहाँ बड़े मसाइल हैं कि वहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा और 5 हुकूमत के वोट, 6 पक्के हैं, 6 उनके पक्के 13 में से। अब पीटीआई कोई पता नहीं बाइकाट कर दे, एक और बड़ा ब्लंडर ना करे। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने आज जो है नई टर्म निकाली है, और ये उनको पार्लिमानी कमेटी वाले दिन भी ये निकाल सकते थे कि लॉ ऑफ लैंड है। उन्होंने आज जो है वो जो केपी का जो सीएम आना था, जो उनके याहिया अफरीदी के अली जफर क्यों है, अली जफर की अच्छा पर्सनल ग्रज की वजह से। अच्छा, वो अली जफर साहब से बात करें तो वो बताएंगे। अच्छा, देखें बड़ी ज्यादती उन्होंने की। नहीं, आपको नहीं लगता कि एक आने वाला 3 साल के लिए जिसने चीफ जस्टिस रहना है, तो पीटीआई अपने आप पे ठप्पा लगा लेती कि हमने मुखालफत की थी कमेटी में? देखें तो ये एक नेगेटिव ना जाता हो? ठप्पा कोई नहीं लगता, काजी ठप्पा पहले फिर भी लग गया ना। देखिए फोरम बेनजीर भुट्टो शहीद 85 में उसने कहा था, जब उन्होंने इलेक्शन एक बाइकाट किया और बाद में देखा कि ये शेख रशीद वगैरह और ये चीज़ें, उन्होंने कहा आइंदा कोई फोरम हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन फोरम हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, चाहे रिप्रेजेंटेशन है नहीं है, हम फोरम। ये बेनजीर भुट्टो ने, अच्छा देखिए फैसला पीपल्स पार्टी नून ने कर लिया था, इनको क़यादत ने बता दिया था कि आप नहीं, आप बैठ जाते लड़ते उनसे, आपके साथ यही वही। कामरान मुर्तजा कह रहे हैं कि कुछ बादशाह थी मंसूर अली शाह के हवाले से। देखिए वो लेकिन मिनट्स कर लेते ना बात। वो क्या कहते हैं कामरान साहब? नहीं, वो ये कहते हैं ना कि मतलब इस हवाले से बात हुई थी कि मंसूर अली शाह जो होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने आगे देखिए ये तो मौलाना फजल रहमान भाई इनके साथ दूसरी दफात। एक दफा जी के मुशर्रफ के साथ इन्होंने 17वीं तरमीम की कि जी वर्दी उतारे, उन्होंने उस दिन वर्दी नहीं उतारी। एक दफा इनके साथ हाथ ये हुआ कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, कमिटमेंट हुई, मुझे पीटीआई के लाभ में करने कहा जी मौलाना साहब कहते हैं मुझे हाई लेवल पे कमिटमेंट दी, तो मौलाना साहब अब अपनी कमिटमेंट पूरी करवाएं ना।
आपने इतना बड़ा काम करवा दिया, जुडिशरी के हाथ पाँव चले वो बंदे पकड़ लकड़ के कर लेते, आप तो इस गुनाह के शरीक ना होते। आपने किया, मंसूर अली शाह ड्रॉप हुई, अब आप कमिटमेंट भी आपकी अगलों ने पूरी नहीं की और आप कहते हैं जी मैं 27वीं तरमीम नहीं, तो आपको मोमिन एक दफ़ा ही सुराख से डर। जब मुशर्रफ ने वर्दी नहीं उतारी थी, वो याद है 17 जी जी बिल्कुल, और इनकी कमिटमेंट थी, तो अब ये क्यों इस वक्त ये इनके साथ ये हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल कि जो एक तकसीम जो है वो एक बहुत बड़ी तकसीम छोड़ के गए हैं काजी फाजीसा जुडिशरी में, नंबर 1 और नंबर 2 जो अदलिया की आज़ादी का मामला है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, इन दोनों पे जैसे याह्या अफरीदी कुछ ना कुछ कर सकेंगे? देखिए याह्या अफरीदी साहब यूनाइट करेंगे, अच्छा, जुडिशरी को यूनाइट करेंगे, कोशिश ये होगी उनकी। अब जजेस कितने कोऑपरेट करते हैं, जजेस भी असल में ना काजी साहब 2016-17 से एक मेन थे, कभी उनके साथ ज्यादती भी होती थी लेकिन मेन लड़ाई उनकी वजह से ही होती थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के थ्रू। वो अब चले गए, मेरा ख्याल है कोई सुकून तो होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनात मलिक साहब ने हमें तफसील के साथ बताया। और जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन्होंने 2 किस्म के एक्शंस लिए हैं। आज जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 2 किस्म के एक्शंस लिए गए हैं। एक तो उनकी जानिब से फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी गई है और फुल कोर्ट में ये इंतज़ामी साइड की फुल कोर्ट होगी और उस फुल कोर्ट में जो मंडे के दिन 28 अक्टूबर को ये होने जा रही है, तो फुल कोर्ट में एक तो ऑर्डिनेंस वाला मामला डिस्कस होगा और मल्टीपल इश्यूज भी डिस्कस होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है वो बहुत बड़ी डिवीजन छोड़ के गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खतरात लाहिक हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो कंप्रोमाइज़ हुई है इसके असरात वो 4000 जजेस पे हैं, जो मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, हाई कोर्ट के जजेस, सेशन जजेस, सब लाहौर से लेकर कराची, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इनके तमाम छोटे बड़े तमाम 4000 जजेस हैं। तो जो ये आइनी तरमीम हुई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की नहीं होने दी गई, तो उसके असरात जो है वो उस पर आने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जस्टिस जो है वो याह्या अफरीदी उनके सामने। अब देखना यह है कि जैसे याह्या अफरीदी क्या इस चैलेंज को लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह चलाते हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम मामला होगा इस जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने। और दूसरा ऑर्डिनेंस के हवाले से कि ऑर्डिनेंस लाया गया है और ऑर्डिनेंस में कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस आया था, तो काजी फाइसा ने उस ऑर्डिनेंस पर मुकम्मल उसी वक्त अमल दरामद करते हुए कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी थी और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लाए थे। जिसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और ख़त लिखा कि आप इसको फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट जो है वो इस ऑर्डिनेंस को देखे और उसके बाद जो है वो फैसला करे, उसके बाद हम जो है वो उसको देखेंगे। लेकिन फुल कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने नहीं बुलाई। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी खत लिख दिया और उसमें भी उन्होंने इंडोर्स किया जस्टिस मंसूर अली शाह के उस खत को, लेकिन फिर भी फुल कोर्ट जो है वो नहीं बुलाई गई। 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइसा बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने आखिरी जो तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा गुजारा, 35 दिन गुजारे, वो 1 मैन शो था। उसमें एक ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान हम ख्याल जज उनके साथ थे। वो जो भी केस उन्होंने लगाना था वो अपनी मर्जी से लगा रहे थे और उसमें 63A का केस भी लगा और 63A के केस में जो हुकूमत के साथ उन्होंने जो की सहूलतकारी, बज़ाहिर सहूलतकारी हुई हुकूमत को और हुकूमत जो बार बार कह रही थी, बाबर जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कह रहे थे और उसके बाद हुकूमत को सहूलतकारी मिल गई और हुकूमत जो है वो कामयाब हो गई। 63A के तनाजुर में 2 सेनेटर्स के वोट उनको पड़े, PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनके वोट पड़े, अगरचे उन पर बाइंडिंग नहीं था। पार्लिमानी जो है वो हेड या कमेटी जो पार्लिमानी जो लीडर है उसकी जानिब से जो हदायत हैं उस पर अमल दरमद, क्योंकि वो आज़ाद थे, लेकिन एक रास्ता जो है वो मिला उनको और उसके बाद वो जो आइनी तरमीम हुई। अब आइनी तरमीम का इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, तमाम जजेस पर इस तरह है कि उसका इम्पैक्ट है कि वो एक थर्ड फोर्स है जो कह रही है कि हम पावरफुल हैं, जो हम कहेंगे वो होगा और जो हम जिसको रोकेंगे वो नहीं होगा। तो अगर किसी जज ने रेजिस्ट भी किया तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। इसका असल में ये होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।